कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त चेजिंग सीन से। दरअसल बाइक पर हमारा मेन लीड ताइजुंग होता है और वो एक आदमी जो उसके आगे येलो कार में भाग रहा है वो उसका पीछा कर रहा होता है। ताइजुंग अपनी बाइक को फुल स्पीड में दौड़ाता है, इतनी तेजी से कि वो टनल के साइड वाले वॉल पर चढ़ जाता है और काफी गुस्से में दिखाई देता है और उसके चेहरे पर बस एक ही इमोशन है और वो है बदला। वो मन में कहता है चाहे आज मेरी जान चली जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसका जज्बा देखकर लगता है जैसे वो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। फिर यहीं से सीन फ्लैशबैक में चले जाता है, यानी 5 साल पहले, और ये वही वक्त है जब सब कुछ शुरू हुआ था। दरअसल ताजुंग एक डिलीवरी बॉय है जो पूरे शहर में खाना डिलीवर करता है और फ्री टाइम में गार्डनिंग भी। वो एक सिंपल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग लड़का है जो हर काम में पूरा दिल लगा देता है। एक बार तो एक कस्टमर उसे पैसे दिए बिना भागने की कोशिश करते हैं और ऊपर से अपनी कार से गुजरते हुए उसकी डिलीवरी वाला पैकेट भी रास्ते में फेंक देते हैं और स्पीड से अपनी कार में भाग जाते हैं। अब ये देखता है जंग चुप नहीं रहता और अपनी बाइक पर बैठकर फुल स्पीड से उन लोगों का पीछा करने लगता है और वो इतनी तेजी से अपनी बाइक चलाता है कि स्पोर्ट्स कार चलाने वाला आदमी भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। खैर, वो दोनों को रुकवा कर उनसे अपने खाने के पैसे निकलवा देता है और वो भी चुपचाप मजबूरी में दे देते हैं क्योंकि सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। उस वक्त से ही साफ दिखता है कि ये बंदा किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ता। उसके बाद ताइजुन अपने छोटे भाई ताइजन के पास जाता है और उसे बर्गर देता है खाने के लिए। फिर दोनों अपनी लाइफ के प्लान्स के बारे में बातें करते हैं। ताइजुन बताता है कि वो अपना एक छोटा सा कैफे खोलने वाला है, तो वही बातों बातों में पता चलता है कि ताइजुन कॉलेज में और उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। फिर घर जाकर ताइजुन अपनी पढ़ाई का लाइव वीडियो स्टार्ट करता है और ताइजुन अपने कैफे के रूफटॉप पे अपने दोस्तों के साथ एक ब्यूटीफुल गार्डन सेटअप कर रहा होता है और उसमें से जो लड़की होती है वो ताइजुन की गर्लफ्रेंड है, सूजी। सभी दोस्तों के वहाँ से चले जाने के बाद सूजी और ताइजुन एक दूसरे को किस करने लगते और सारी रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सूजी से पहले उठ जाता है तो वो उसके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाकर प्रिपेयर करता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है, यानी डिलीवरीज वगैरह करने। इसी दौरान उसे एक बिल्डिंग में रखा हुआ एक पौधा दिखता है जो ज्यादा धूप लगने पर खराब हो रहा था, इसलिए वो उसे उठाकर छांव में रख देता है ताकि वो बच जाए और उसके लिए एक नोट छोड़ता है कि इसे ज्यादा सनलाइट में मत रखना वरना मुरझा जाएगा, और वहाँ से चले जाता है। बट इस वजह से उसे थोड़ी देर हो जाती है। वैसे ताइजुंग ने पौधे का ख्याल रखा था और ये एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन उससे नहीं पता था कि यही चीज आगे जाकर उसके खिलाफ हो जाएगी। खैर, उसके बाद वो अपनी दूसरी डिलीवरी करते वक्त एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उससे मदद मांगती है एक नीले सूटकेस को उठाने में, तो वो उन औरत की मदद कर भी देता है। वैसे ताइजुंग की एक आदत है, जो भी उससे मदद मांगता है वो बिना सोचे उसकी मदद कर देता है। फिर वो रात को कन्वेंस स्टोर से कुछ स्नैक्स बाय करता है और उसी स्टोर के थोड़ा दूरी पर बैठकर वो उन स्नैक्स को खाने लगता है और यहीं से कहानी अब एक बड़ा ट्विस्ट लेने वाली थी। जब वो स्टोर के बाहर बैठकर खा रहा होता है तभी उसे अपने पीछे की झाड़ियों से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो आसपास देखता है कि क्या पता उस फोन का ओनर उस फोन को ढूंढते हुए आए, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो उस फोन को उठा लेता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। खैर, वैसे फोन पर एक औरत होती है और उसकी आवाज बहुत नॉर्मल लगती है, जैसे कोई सिंपल लड़की हो। वो कहती है, दरअसल मैंने अपना फोन खो दिया था, तो क्या आप मेरा ये फोन मुझे देने आ सकते? इसके लिए मैं आपको 30,000 वॉन दूंगी। और साथ ही वो बताती है कि मेरी मॉम को पैर पर चोट लगी है तो मैं खुद लेने नहीं आ सकती, इसलिए मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप वहाँ पर मेरा फोन छोड़ देना। ताइजुंग पहले तो हिचकिचाता है, पर जैसे ही वो सुनता है कि उसे 30,000 वॉन मिलेंगे तो वो मान जाता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि फोन को एक टनल के शुरुआत में छोड़ देना है और पैसे वहीं से उठा लेना। ताइजुंग कहता भी है, मुझे अपने घर का ही एड्रेस दे दो, मैं वहीं आ जाता हूँ। तो वो कहती है, माफ करना लेकिन मैं किसी अनजान आदमी को अपने घर का पता नहीं देना चाहती। फिर दिखाते ही ताइजुंग उस जगह पहुंच जाता है और जैसा जैसा उस लड़की ने कहा था वो बिल्कुल वैसा वैसा करता है और उसे फोन बॉक्स में से अपने पैसे मिल भी जाते हैं और ताइजुंग को कुछ अजीब भी नहीं लगता है। वो बस अपना काम पूरा करके टनल के बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाइक तक पहुंचता है एक
ट्रक जो उसके पीछे खड़ा था वो अचानक लाइट्स ऑन करता है और ताइजुंग एकदम डर जाता है क्योंकि वो जगह एकदम सुनसान थी। खैर वो ट्रक शांति से उसके पास से निकल जाता है। अगले दिन वो अपने भाई के साथ मिलकर माँ की डेथ एनिवर्सरी के लिए पूजा करता है और सच कहूँ तो शाम तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तभी पुलिस उसके घर में घुस जाती है और उसे गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाती है और यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है क्योंकि अचानक से उसके ऊपर रेप और मर्डर के चार्जेस लग जाते हैं। अब पूरे शहर में ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है जिसे देखकर लोगों का दिल दहल जाता है। दरअसल न्यूज में ये दिखाया जा रहा था कि टनल के पास वाली हान रिवर में एक लड़की की बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में मिली है और उसका मेन सस्पेक्ट है ताइजुंग। जब ये न्यूज ताइजुंग के दोस्त और भाई और उसकी गर्लफ्रेंड देखते हैं तो सब शॉक हो जाते हैं। तो वहीं ताइजुंग को कस्टडी में रखा जाता है। उसे लगता है कि ये बस कोई गलतफहमी है क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन हालात तब बदल जाते हैं जब उसके दोस्त उससे अगले दिन जेल में मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसका सारा पर्सनल डेटा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और सब लोग उसे मर्डरर कह रहे हैं। ये सुनकर तो ताइजुंग के होश ही उड़ जाते हैं। तो वहीं उसकी गर्लफ्रेंड सूजी उसके लिए एक लॉयर हायर करती है और सब ये सोचते कि उन्हें ताइजुंग को कैसे बेगुनाह साबित करना है। फिर अगले दिन वो ताइजुंग से जेल में मिलने आती है और रोते हुए पूछती है, ताइजुंग क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो वो सिर्फ इतना कह पाता है कि मैंने ये गुनाह नहीं किया। ये सुनकर वो रिलैक्स होती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। बस वो एक बार ये बात ताइजुंग के मुंह से सुनना चाहती थी। देन वो उससे कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, बस तुम हार मत मानना। अब ये सुनकर ताइजुंग को भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। अगले दिन सूजी लॉयर से बात करती है तो लॉयर कहता है अगर हम उसके 2 दिन के प्रूफ दिखाएं कि वो इन 2 दिनों में कब कब और कहाँ कहाँ था, जैसे सीसीटीवी और रिसिप्ट वगैरह की मदद से, तो केस कमजोर हो सकता है। अब ये आइडिया सबको काफी अच्छा लगता है और ताइजुंग के दोस्त, उसका भाई और सूजी सब मिलकर उसके डिलीवरीज के रिसिप्ट, कैफे के कैमरास के सीसीटीवी फुटेज सब कलेक्ट करते हैं और सबको थोड़ी उम्मीद दिखती है कि वो लोग ताइजुंग को बचा लेंगे। फिर आता है ट्रायल का दिन और ताइजुंग का वकील कोर्ट में सारे सबूत पेश करता है कि उस लड़की के मर्डर में ताइजुंग का कोई भी हाथ नहीं है और वो बेकसूर है। तो वही दूसरा प्रोसिक्यूटर वही सबूत एक एक करके ताइजुंग के खिलाफ कर देता है और सबको बताता है कि ताइजुंग ने विक्टिम के घर जब खाने की डिलीवरी की थी तब वो वहाँ पर जरूरत से ज्यादा देर तक रुका था। तब ताइजुंग याद करता है कि उसने सिर्फ उसके प्लांट को मूव करके एक केयर नोट छोड़ा था, लेकिन तब वो प्रोसिक्यूटर उसे बिल्डिंग और घर की फुटेजेस दिखाते हुए कहता है कि वहाँ तो कोई भी प्लांट नहीं है। अब ये देखकर ताइजुंग दंग रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर फिर प्रोसिक्यूटर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ताइजुंग एक सूटकेस खींच कर ले जा रहा होता है। ये वही सीन है जब उसने बूढ़ी औरत की मदद करी थी, लेकिन वीडियो में वो औरत दिखती ही नहीं है। अब इन सारे सबूतों को देखकर सबको लगता है कि ताइजुंग झूठ बोल रहा है। फिर वो प्रोसिक्यूटर सबको ये भी बताता है कि उसी सूटकेस में विक्टिम की लाश मिली है, यानी जिस लड़की का मर्डर हुआ उसकी लाश, और जो फोन ताइजुंग ने टनल में डिलीवर किया था वो फोन भी उसी विक्टिम का था। और सबसे बड़ा सबूत तो ये होता है कि ताइजुंग का डीएनए विक्टिम यानी उस लड़की की बॉडी के अंदर से मिला है। अब ये सब देखकर ताइजुंग का दिमाग ही बंद हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर वो प्रोसिक्यूटर उस जगह की पिक्चर्स दिखाता है जहाँ लड़की का मर्डर हुआ था और कहता है ताइजुंग ने जब डिलीवरी करते टाइम 7 मिनट वहाँ लगाए थे तब वो किसी पौधे की केयर नहीं कर रहा था बल्कि उस लड़की को मार रहा था। सूजी जब मर्डर सीन की फोटो ध्यान से देखती है तो उसमें ताइजुंग का ब्रेसलेट पड़ा होता है जो उसी ने उसे गिफ्ट किया था। अब ये देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है। तो वही ताइजुंग को समझ नहीं आता कि वो सबको कैसे विश्वास दिलाए कि वो बेकसूर है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता और पुलिस उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है और लास्ट में ताइजुंग को एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसका लॉयर भी केस छोड़ देता है। उसके बाद सूजी उससे जेल में मिलने आती है। अब वो भी
भी उस पर डाउट करने लग गई थी। वो अपना मैचिंग यानी कपल वाला ब्रेसलेट उतार देती है और कहती है मैं तुम पर विश्वास करती थी पर अब नहीं, और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेचारे ताजुंग को जेल भेज दिया जाता है उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। और अब यहीं से द मैनिपुलेटेड की असली कहानी शुरू होती है। ताजुंग अब जेल के अंदर रहकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है, जैसे सुबह उठना, लाइन में लगना, काम करना और बाकी कैदियों के बीच खुद को बचा कर रखना। इसी बीच एक पब्लिक डिफेंडर यानी सरकारी वकील जिसका नाम है किम सांग रक, वो ताजुंग से मिलने आता है और कहता है मुझे तुम्हारा केस थोड़ा अजीब लगा, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर ताजुंग खुश हो जाता है कि चलो कोई तो है जिसे उस पर यकीन है। अब वो वकील उससे कहता है तुम्हें जितनी भी चीजें याद है मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, और वो भी शांति से सोचकर। तब ताजुन उसे याद करके बताता है कि मैंने अपना ब्रेसलेट ताजिन यानी अपने भाई के कमरे में गिरा दिया था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ब्रेसलेट उस इंसिडेंट वाली जगह पर कैसे पहुंचा। ये सुनकर सांगरक उससे वादा करता है कि वो ताजुन के भाई ताजिन से जाकर मिलेगा और इस केस की तह तक जाके सच्चाई पता लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जेल में ताजुन की जिंदगी और भी मुश्किल होती जा रही थी। उसे डॉग सू जो जेल का बॉस है उसके पास खींचकर ले जाया जाता है और बाकी कैदी उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। फिर कुछ दिन बाद वही सरकारी वकील सांगरिक वापस आता है, लेकिन इस बार बहुत बुरी खबर लेकर, क्योंकि वो ताजुन को बताता है कि तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, उसने खुदकुशी कर ली यानी सुसाइड कर लिया, और उसने एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि उसके लिए ये सब भारी पड़ रहा था। ये सुनकर अब ताजुंग पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसके लिए फैमिली के तौर पर बस उसका एक भाई ही तो था और अब उसके अंदर जीने की जरा सी भी इच्छा नहीं बचती, और इसलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, बट उसे वक्त रहते बचा लिया जाता है। और सिर्फ एक बार नहीं, ताजुंग अपनी जिंदगी बार बार खत्म करने की कोशिश करता है और हर बार वो लोग उसे बचा लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जेल के अंदर एक चर्च भी है। वहाँ एक कैदी जिसका नाम नो योंगसिक है, वो जेल के चर्च में एल्टर सर्वर यानी सहायक होता है। वो ताजुंग को दूर से देखता है। बाद में जब सब कैदी उस चर्च से चले जाते तब योंगसिक उसके पास पेस्ट्री लेकर आता है। उसे पता होता है कि ताजुंग जीने की इच्छा छोड़ चुका है, इसलिए वो उससे प्यार से कहता है अगर यहाँ जिंदा रहना है तो खुद को बिजी रखो, काम करो, सीखो, यही तरीका है बचने का। ये सब योंगसिक अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता है और उसे भगवान पर बिलीव करने के लिए कहता है कि देखना एक दिन वो सब कुछ ठीक करेंगे। अब कहीं न कहीं योंगसिक की सारी बातें ताजुंग के दिल को छू जाती है और अचानक से उसमें जीने की इच्छा जाग उठती है। अब वो हर रोज कसरत करना शुरू करता है, पढ़ाई करता है और गार्डनिंग भी जेल में रहकर। लेकिन एक सीन में दिखाया जाता है कि मारपीट और बुलिंग अब भी जारी है, लेकिन अब ये सारी चीजें ताजुंग को तोड़ती नहीं, उसे टफ बना देती है। वो कहते हैं ना, बुरे हालात इंसान को और टफ बना देते हैं, बस वैसा ही कुछ ताजुंग के साथ हो रहा था। अब वो काफी सारे सर्टिफिकेट्स हासिल करता है और बाइबल पढ़ना भी शुरू करता है। और अब यहीं से कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है और हमें इस ड्रामा के न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है योहान, जो किसी मिस्टीरियस हैकर या मास्टर माइंड की तरह दिखता है, साइको भी कह सकते हैं। दिखाया जाता है कि उसके पास हजारों सिक्योरिटी कैमरास का नेटवर्क है। योहान फोन पर किसी से कहता है मैं इस मामले को संभाल लूंगा, मतलब वो कुछ बड़ा करने वाला है। तो वहीं जेल में दिखाते हैं कि एक दयालु और अच्छा गार्ड ताजुंग से दोस्ती करने के बहाने उसे एक पौधा गिफ्ट करता है और उससे कहता है मेरे इस पौधे का ध्यान रखना। फिर उसके जाते योंगसिक वहाँ आता है, वही चर्च वाला बंदा जिसने ताजुंग को जीने की उम्मीद दी। वो ताजुंग के लिए पेस्ट्री लाया था। फिर वो उसे अपना ब्रेसलेट भी पहनाता है और बताता है कि आज मेरा रिहा होने का दिन है। ये बताते हुए उसकी आंखें थोड़ी सी नम होती है। तो वही ताजुंग ये सुनकर कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि योंगसिक सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसके साथ ताजुंग यहाँ 5 साल गुजार पाया और अब आज वो इस जेल से बाहर जा रहा है। देन वो थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर कहता है कि आपके बिना मैं यहाँ टिक नहीं पाता। तो योंगसिक कहता है अब तुम्हारी बारी
जाती है किसी और की मदद करने की, और फिर दोनों ही एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं। आखिर में योंगसिक का जाने का टाइम आ जाता है और दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। योंगसिक जाते जाते कहता है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब थोड़े दिन बीत जाते और दिखाया जाता है कि ताइजुन चर्च में एल्टर सर्वर बन गया है, जैसे पहले योंगसिक था वैसे। और तभी एक दिन एक नया कैदी आता है जेल में, जिसे वही जेल का बॉस और उसके आदमी बहुत बुरी तरह पीटते हैं, जैसा शुरू शुरू में ताइजुन के साथ हुआ था, बस वैसे ही। अब धीरे धीरे उस लड़के की भी कहानी सामने आती है। ताइजुन उसे चर्च में देखता है। बाद में वो कन्फेशन बॉक्स के अंदर बैठकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे केक और बाइबल भी देता है। ताइजुन एकदम योंगसिक की तरह उसे जीने के लिए हिम्मत देने लगता है। तब वो लड़का उससे बात करना शुरू करता है और सारी बात शॉर्ट में बताता है कि उसने एक फोन पाया और उसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक झूठे केस में फंसा दिया गया। और फिर उससे मिलने एक सरकारी वकील आया और कहा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे खबर मिली कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया, जबकि उसकी माँ खुद उसे जीने की हिम्मत देती थी। तो उसे ये समझ नहीं आता कि वो सुसाइड कैसे कर सकती है। अब ये सब सुनकर ताइजुन का दिमाग हिल जाता है, क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके साथ हुआ था। अब सारी रात यही सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो जाता है और अगले दिन दिखाया जाता है कि वो लड़का मर चुका था। दरअसल उसने जेल में रहकर बाइबल के पन्नों से खुद को घोट कर सुसाइड कर लिया था। ताइजुन जब उसकी लाश को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और अब शक पक्का हो जाता है कि उसके भाई ने सुसाइड नहीं किया था। अब वो उसी सरकारी वकील सांग्रिक को झूठ बोलकर जेल में बुलवाता है कि उसके पास केस से जुड़ी न्यू इन्फॉर्मेशन है। और जब वो ताइजुंग से मिलने आता है तो ताइजुंग उससे सीधा सीधा सवाल करता है कि क्या तूने मेरे भाई को मारा था और उस कैदी की माँ को भी। तब सांग्रक समझ जाता है कि उसे यहाँ झूठ बोलकर बुलवाया गया है और वो हंसता है और लगभग सब कुछ कबूल कर लेता है। अब गुस्से में ताइजुंग उस पर झपट पड़ता है तो दो पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं और वो वकील उस पर हंसकर वहाँ से चले जाता है और बाहर आकर फोन पर किसी को कहता है, हमें अब क्लीन अप करना होगा, यानी सारे सबूत मिटाने होंगे। तो वही ताइजुंग को दिखाते जो चर्च के प्रेस्ट से कहता है कि अब मैं आपका एल्टर सर्वर नहीं रह सकता। और फिर हम देख पाते हैं कि वो चर्च की बेंच में से एक कील को निकाल रहा है, यानी अब वो किसी बड़ी प्लानिंग या बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अगले सीन में हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक फेमस कलाकार एरेले की बनाई हुई मूर्ति की बोली लग रही होती है। योहान जो ऑनलाइन बोली लगा रहा था उस मूर्ति को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक और आदमी है, चेयरमैन शिन, जो उसी मूर्ति को खरीदने के लिए बोली लगा रहा था। और ऐसा लगता है जैसे दोनों में उस मूर्ति को लेके कंपटीशन चल रहा हो। तभी ऑक्शन के बीच में 5 मिनट का ब्रेक हो जाता है और चेयरमैन शिन को एक फोन आता है। वो फोन योहान का होता है। तभी हमें पता चलता है कि असल में चेयरमैन शिन योहान के लिए ही वो मूर्ति खरीद रहा है, क्योंकि वो उसे ये मूर्ति थैंक्स के तौर पर देना चाहता था, क्योंकि योहान ने उसके बेटे को एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। मतलब योहान ने इस ऑक्शन में बस मजे के लिए भाग लिया था। उसे ये देखना है कि ये चेयरमैन आखिर कितनी दूर तक जाएगा। और आखिर में चेयरमैन शिन 6 बिलियन वॉन यानी करीब करीब 37 करोड़ में उस मूर्ति को खरीद ही लेता है। और अब ऑक्शन के बाद योहान को वो मूर्ति मिल जाती है और वो उसे अपने ग्रैंड आर्ट कलेक्शन में जोड़ देता है। दरअसल वहाँ पहले से कहीं एरेली की मूर्तियाँ रखी होती है। फिर वो चेयरमैन शिन को फोन करता है और बताता है कि वो लड़का जो तुम्हारे बेटे के लिए बलि का बकरा बना था वो जेल में मर चुका है। योहान उसी कैदी की बात कर रहा होता है जिसने बाइबल के पन्ने अपने मुंह में ठूस कर सुसाइड कर लिया था। अगले दिन जब वो एक बड़ी कंपनी की मीटिंग में होता है तभी उसे सांग्रक यानी उस सरकारी वकील का कॉल आता है और वो योहान से कहता है, मुझे लगता है हमें क्लीन अप की जरूरत है। तो योहान कहता है, मैं क्लीन अप क्रू को भेजता हूँ। तो वहीं जेल में फिर से डॉक्सोक यानी जो इस जेल में बॉस बना फिरता है उसके गुंडे एक बार फिर ताइजुंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था इस बार बाजी ताइजुंग के हाथ में थी, क्योंकि उसने 5 साल में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया था कि वो डॉक्सोक के सारे गुंडों को मार मार कर बुरी तरह से हरा देता है और डॉक्सोक को भी चेतावनी देता है कि अगर अब तो मेरे रास्ते में आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और वहाँ से चली जाता है। तो वही काफी टाइम बाद योंगसिक को दिखाते
दिखाते जो जेल में से रिहा होके अब अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चला रहा होता है। तभी उसकी बेटी युनबी वहाँ पर आती है और दुकान में रखे हुए थोड़े से पैसे उठा लेती है। योंगसिक अपनी बेटी से बात तो करना चाह रहा था बट युनबी उन्हें अवॉइड करती है और पैसे लेते टाइम उसकी नजर ताजुन और उसके डैड की फोटो पर जाती है। खैर फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ जेल के प्रेस्ट आते हैं और योंगसिक को बताते कि ताजुन ने बाइबल वापस भेज दी है। तो वही डोंगसिक को अपनी हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ के एक और कैदी को मार देता है जो उसके बारे में बुरा बोल रहा था कि वो अब ताजुंग से डर के भीगी बिल्ली बनकर घूम रहा है। उसी दौरान दिखाते हैं कि वहाँ एक नया कैदी जिसका नाम गंग जाय है वो जेल में आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ का दूसरा बॉस हो क्योंकि उसके भी 3-4 पंटर लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। खैर आते से ही वो डोंगसुक से मिलता है। बाद में डोंगसुक को वार्डन यानी जो जेल का अधिकारी है वो बुलाता है और कहता है कि अभी थोड़े दिन चुप रहो क्योंकि हाल ही में सुसाइड हुआ है जिस वजह से जांच चल रही है। अब डोंगसुक उसकी बात मान तो लेता है पर बाद में अपने आदमी जुनियांग को बोलता है कि जाओ जाकर ताजुन को खत्म कर दो। तो वही योंगसिक जेल में आया होता है ताजुन से मिलने और ताजुन उसे बताता है कि मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हूँ। दरअसल उसने पूरे जेल का सिस्टम अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, यानी हर गार्ड की ड्यूटी कब कहाँ पर लगती है, हर रास्ता हर कोना जो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। अब उसने ये समझ लिया है कि हर दिन 3:30 बजे जेल में गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है और उसी टाइम जेल का सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा ढीला पड़ जाता है। मतलब उसे करीब आधे घंटे का मौका मिलेगा जब वो बिना किसी की नजरों में आए यहाँ से भाग सकता है। लेकिन इस प्लान में बस एक ही दिक्कत थी कि इसके लिए उसे जोन बी में सफाई का काम मिलना जरूरी है। अब दिखाते हैं कि शाम को जुनियोंग को ताइचुंग के सेल में भेजा जाता है ताकि वो उसे मार सके। ताइचुंग को उस पर डाउट तो होता है, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करने लगता है और उसका शक सही भी निकलता है। जुनियोंग उसे सोते हुए देख उस पर हमला करने जाता है पर ताइचुंग अपने आप को बचा लेता है और फिर आधी रात तक दोनों के बीच फाइटिंग ही चलती रहती है और फाइनली ताइचुंग जीत जाता है। अगले दिन डोंगसुक को ये देख बहुत गुस्सा आता है कि ताइचुंग अभी भी जिंदा है। खैर बाद में लंच के टाइम ताइचुंग खुद डोंगसुक के पास जाता है और कहता है कि अब बस कर यहीं रुक जा, लेकिन वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो कहाँ ताइचुंग की बात मानने वालों में से था। ताइचुंग को भी पता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए उसकी दुखती नस पर हाथ रख देता है। यानी वो उससे कहता है कि तेरी बहन का रेप हुआ था है ना, और वो तूने किया, वैसे कैसा लगा, मजा आया। ये वही शब्द हैं जब ताइचुंग जेल में आया था तो डोंगसुक ने उसे कहे थे। खैर वो इस बात को सुनकर इतना भड़क जाता है कि ताइचुंग को मारना शुरू कर देता है, जबकि उसे वार्निंग मिली थी कि उसे अभी जेल के अंदर कोई तमाशा नहीं करना है। तभी 2-4 पुलिस वाले वहाँ पर आते और डोंगसुक को करंट देकर बेहोश कर देते और उसे सॉलिटरी यानी अकेले वाले सेल में भेज दिया जाता है। और यही तो ताइचुंग की प्लानिंग थी। शाम को ऑफिसर यांग यानी जो अच्छा वाला गार्ड है वो ताइचुंग को थोड़ा ग्रीन स्पॉन्ज देता है ताकि वो जेल की चर्च में भी थोड़े फूलों को सजा सके, पर ताइचुंग उस स्पॉन्ज का इससे भी अच्छा यूज करने वाला था। सबसे पहले वो उस स्पॉन्ज को एक गमले में छुपा लेता है और वो गमला लेकर बाहर से अंदर आ जाता है और उस गमले को भी एक जगह छुपा लेता है। इसके बाद वो अगले दिन एक कैदी पर हमला करता है ताकि उसे जोन बी की सफाई की ड्यूटी मिल जाए और उस कैदी के गायब होने पर उस दिन जोन बी की सफाई का काम उसे मिल भी जाता है। और जब उसे वहाँ की कीज दी जाती है तो मौका देख जल्दी से वो अपने छुपाए हुए गमले के पास आता है और स्पॉन्ज निकालकर उन कीज की छाप ले लेता है। बाद में शाम को वो उस छाप को ग्लू से भर देता है और उसे अपने गार्डन के गमले में छिपा देता है। इसी दौरान यूहान का एक आदमी डॉक्टर बनकर जेल में घुसता है जो कैदियों को हेल्दी रहने की वैक्सीन देने के बहाने से आया था। अब बाकी सारे कैदी तो वैक्सीन लगवाने जेल के क्लिनिक चले जाते हैं, लेकिन ताइचुंग वही मैकेनिकल वर्कशॉप में रुक जाता है ताकि वो एक गार्ड की गाड़ी को ठीक कर सके, क्योंकि वो इसी बहाने से अपनी चाबियों को तैयार करने वाला जो था। अब जब वो गार्ड लंच पर चले जाता है ताइचुंग पीछे से उन मोल्ड से चाबियां तैयार कर लेता है। अब वहाँ से वापस सेल जाते वक्त ताइचुंग को गंगजा और उसके
उसके गुंडे रोक लेते हैं। वही जो यहाँ का दूसरा बॉस है, गंगजाय उसे कहता है हम दोनों साथ मिलकर डोंगसो को खत्म कर सकते हैं, यानी जो यहाँ का पहला बॉस है वो। दरअसल जब से ताजुंग ने उसे सॉलिटरी जेल भेजा है तब से गंगजाय उससे इम्प्रेस हो चुका है। खैर ताजुंग उसके इस ऑफर को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देता है, तो गंगजाय कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ, और वहाँ से ताजुंग को अकेला छोड़ चले जाता है। अब जैसे ही ताजुंग अपने सेल में आता है तो देखता है कि वहाँ एक गार्ड उसका पहले से ही वेट कर रहा है। वो ताजुंग से कहता है कल एक बड़ी फाइट होने वाली है, मैंने तेरे ऊपर बहुत पैसे लगाए तो याद रखना तुझे फिट रहना है, और मैंने अभी के लिए तेरी जगह किसी और को वैक्सीन दिला दी है। और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। बट अब ताजुंग परेशान, क्योंकि उसे अपना प्लान कल ही एग्जीक्यूट करना था। अब अगले दिन वही ऑफिसर उसे मैच के लिए ले जाता है जहाँ कई कैदी वार्डन के सामने फाइट करते हैं, लेकिन ताजुंग का ध्यान सिर्फ अपने भागने वाले प्लान पर है, क्योंकि वो आज के दिन ही यहाँ से भागने वाला है। और देखता है कि घड़ी में 3 बज चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से एक आदमी को मार गिराता है और वहाँ से निकल जाता है, जिसे गंगजाय गुस्से में आ जाता है। पर उसे एक ऑफिसर उसके पीछे जाने से रोक लेता है कि तुम अपने मैच पर ध्यान दो। तो वहीं ताजुंग के प्लान में फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब वो भागने वाला होता है ऑफिसर यांग उसे उसके सेल में बुला लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ताजुंग ने वैक्सीन नहीं लगवाई। वो अपने साथ उसी डॉक्टर को लाता है जो योहान का आदमी है। वैसे ये बात ऑफिसर यांग को नहीं पता थी। देन वो डॉक्टर को कहता है कि इसे भी वैक्सीन लगाओ, और अब वो ताजुंग को एक गुलाबी रंग का इंजेक्शन लगा देता है जो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो उसे ही यहाँ पर मारने आया था। तो वही ताजुंग के लिए एक एक पल कीमती होता है, क्योंकि भागने का टाइम निकलता जा रहा था, और जब वो घड़ी में देखता है तो 3:30 बजने वाले थे। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।